नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें 5 बड़ी बातों पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद अब हर साल महिलाओं को रानी अवंतीबाई और रानी दुर्गावती सम्मान दिया जाएगा और इसके साथ ही समाज में जो महिलाएं संघर्ष करके अपना योगदान दे रही हैं उनको भी सम्मान दिया जाएगा। इस योजना में जो भी अन्न उत्पादन जनजाति वर्ग करेगा उन्हें प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि तेंदुपत्ता प्रति बोरा की भुगतान दर अब 4000 की जाएगी और इसके साथ ही तेंदुपत्ता की भुगतान दर बढ़ने से सरकार को 165 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा। ये तो बैठक चालू करें, पत्रकार वार्ता चालू करते हैं। आप सब जरा सेटअप हो जाइए तो फिर मैं प्रारंभ कर देता हूँ। नमस्कार। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये तीसरी कैबिनेट बैठक थी। पहली बैठक भोपाल में हुई थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री ने बैठकर तय की। दूसरी कैबिनेट मीटिंग जब मंत्रियों ने शपथ ली थी और विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था उस वक्त भोपाल में हुई और विभाग के बंटवारे के बाद ये तीसरी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है और ये विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई लोधी के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए जबलपुर में आयोजित की। दोनों ही महान महिला रानियों ने इस समाज में अपनी साहस और वीरता के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया और इसलिए उनको आदर्श मानकर राज्य सरकार ने फैसला किया है कि दोनों ही महिला वीर सेनानी के प्रति अपनी आदरांजलि अर्पित करते हुए रानी अवंतीबाई लोधी सम्मान हर वर्ष आयोजित किया जाएगा और रानी दुर्गावती सम्मान ये भी हर वर्ष आयोजित किया जाएगा। समाज के अंदर वे महिलाएं जो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके समाज सेवा करती है उनको सम्मानित करने का काम राज्य सरकार करे। इसके साथ ही इनके जीवन पर आधारित फिल्में, साथ ही विश्वविद्यालय में इन दोनों महान रानियों के लिए फेलोशिप जिससे आज के हमारे विद्यार्थी इनसे अध्ययन कर सकें, इनके जीवन से प्रेरणादायक बिंदुओं को छूकर समाज को परोस सके। इसलिए सभी विश्वविद्यालय विद्यालय और महाविद्यालय पाठ्यक्रम में इनके जीवन की प्रेरणादायक विषय भी समाहित किया जाए।
ड्राइवर के साथ औकात की बात करने वाले कलेक्टर किशोर कन्याल को सीएम यादव ने, आपको बता दें कि पद से हटा दिया है। सीएम ने कहा कि मनुष्यता के नाते ऐसी भाषा हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। मैं खुद मजदूर परिवार का बेटा हूं और इस तरह की भाषा बोलना उचित नहीं है। अधिकारी भाषा का व्यवहार का ध्यान रखें। मेरे ध्यान में लाया गया कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। धन्यवाद। क्या बोल रहे हो समझ रखो, क्या करोगे तुम? पन्ना में झोला छाप डॉक्टरों का कहर लगातार जारी है। भोले भाले जो लोग हैं उनका आर्थिक दोहन के साथ में शारीरिक दोहन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ना तो झलके जो इनके पास में डिग्री है और ना ही इनके पास में जिला स्वास्थ्य केंद्र से कोई भी पंजीकरण है। लोगों ने झल के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने की भी मांग की है। आवेदन हमने लेके संबंधित विभाग को दे दिए हैं। सीओ साहब, आप इंश्योर करिए कि जो आपके विभाग से संबंधित आवेदन आए हैं उनका निराकरण हो। ये संकल्प यात्रा के दौरान आपको 7 दिन का समय दिया गया है कि जो भी आवेदन आ रहे हैं उनको लेके अपने को रखना नहीं है। और ये सभी जितने भी यहाँ पर अधिकारी विभिन्न विभागों के उपस्थित हुए हैं वो इंश्योर करेंगे कि सही मायने में ये संकल्प यात्रा का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो और उस आवेदन का सकारात्मक निराकरण हो, नियमानुसार निराकरण हो। सीओ जिला पंचायत साहब ने आपको प्रधानमंत्री आवास के बारे में बता दिया है कि आपका अगर नाम महाकाल पुलिस ने खबर मिलते ही चक्रतीर्थ पहुंचकर एक युवक की लाश उस वक्त जो है जब्त की है, जो परिजन उसके दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद में जांच शुरू की और आपको बता दें कि परिजनों से पूछताछ भी लगातार जारी थी। तो वहीं पूछताछ के बाद हत्या के आरोप में मृतक के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस कंट्रोल रूम में हत्याकांड का खुलासा भी हुआ है और खुलासा करते हुए सीएसपी ओपी मिश्रा ने मीडिया को बताया कि 1 जनवरी को जयसिंहपुर में रहने वाले कैलाश सोलंकी का शराब के नशे में अपने पुत्र के साथ में विवाद हो गया और उसने पेट में चाकू मार दिया था। घायल संजय को अस्पताल न ले जाते हुए घर पर उसका प्राथमिक उपचार किया गया और सुबह तबियत खराब होने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही आपको बताते चलें कि इसके बाद परिजन पुलिस को बिना सूचना दिए लाश घर ले जाकर उसका दाह संस्कार की तैयारी करने लगे और लाश चक्रतीर्थ लेकर गए, जिसके बाद में पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद में मृतक के माता पिता को हत्या और मां को साक्ष्य छुपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जैसे कि पुलिस के पास सूचना आई थी कि एक व्यक्ति को चक्रतीर्थ में जलाने के लिए ले जाया जा रहा है, जिसके पेट पर कुछ चोट के निशान हैं। तत्काल पुलिस चक्रतीर्थ पर पहुंची थी और उसको बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के और मोर्चरी भिजवाया था। इसके बाद संबंधित के परिवार से पूछताछ शुरू की थी। तो घटना कुछ इस प्रकार सामने आई कि जो संजू थे, जीवाजीगंज संजू अपने जयसिंहपुरा के रहने वाले हैं और उनके पिता कैलाश के साथ उनका विवाद हो गया था रात्रि में। और इस विवाद के दौरान ही गाली गलौज के बीच में पिता के द्वारा संबंधित के पेट में चाकू मार दिया गया था। सरेई तहसील के अंतर्गत धिरौली और
सुलियारी परियोजना से प्रभावित गांवों के जरूरतमंद और होनहार बच्चों को उच्च शिक्षा के प्रति आपको बता दें कि प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अदानी फाउंडेशन ने एक पहल की है। दरअसल फाउंडेशन के द्वारा बच्चों को एकलव्य छात्रवृत्ति योजना के तहत आपको बता दें कि वित्तीय सहायता प्रदान किया जा रहा है। बुधवार को झलरी गांव में भी आयोजित एक कार्यक्रम में सिंगरौली के चीफ ऑफ क्लस्टर बच्चा प्रसाद, स्थानीय विधायक राजेंद्र मेश्राम और साथ ही क्लस्टर हेड विकास सिंह के हाथों जो है वो छात्रों को चेक प्रदान कर हौसला बढ़ाया गया। मेरी संस्था है, मैं बीटेक सिविल स्टूडेंट हूँ, सिविल ब्रांच का स्टूडेंट हूँ, जो कि मेरी पढ़ाई में बाधाएं आती थी पैसे के कारण। तो अदानी फाउंडेशन हमें एकलव्य छात्रवृत्ति योजना की एकलव्य छात्रवृत्ति योजना से हमें कुछ राशि दे रही है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई में बाधाएं नहीं आएंगी। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अदानी फाउंडेशन हमें छात्रवृत्ति दे रही है। मेरा नाम अजीत कुमार शर्मा है, मैं बी फार्मेसी कर रहा हूँ, मेरा अभी लास्ट ईयर है। मेरे को फीस पे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, मतलब लेट हो जाता था घर से। तो अदानी फाउंडेशन जो है अभी स्कॉलरशिप देना स्टार्ट किया है, तो हमको बहुत सहूलियत हो रही है देने में, तो बहुत आसानी से फीस पे हो जा रहा है। इसके लिए मैं अदानी फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बुधवार को केसला जनपद की ग्राम पंचायत धुरपन में आयोजित हित लाभ वितरण कार्यक्रम का नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना ने निरीक्षण किया है। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र वंचित न रहे। इस उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सभी ग्राम पंचायतों में हित लाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ग्रामीण हित लाभ वितरण कार्यक्रम का लाभ उठाएं। उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में कई योजनाओं संबंधित प्राप्त आवेदनों का 7 दिनों में नियमानुसार सकारात्मक निराकरण करने की निर्देश भी दिए हैं। आवेदन हमने लेके संबंधित विभाग को दे दिए हैं। सीओ साहब, आप इंश्योर करिए कि जो आपके विभाग से संबंधित आवेदन आए हैं उनका निराकरण हो। ये संकल्प यात्रा के दौरान आपको 7 दिन का समय दिया गया है कि जो भी आवेदन आ रहे हैं उनको लेके अपने को रखना नहीं है। और ये सभी जितने भी यहाँ पर अधिकारी विभिन्न विभागों के उपस्थित हुए हैं वो इंश्योर करेंगे कि सही मायने में ये संकल्प यात्रा का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो और उस आवेदन का सकारात्मक निराकरण हो, नियमानुसार निराकरण हो। सीओ जिला पंचायत साहब ने आपको प्रधानमंत्री आवास के बारे में बता दिया है कि आप हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे लोग अब दबंगई पर उतर आए हैं। लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके द्वारा गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है। पूरा मामला सामने आने के बाद में मौके पर पुलिस बल पहुंचा, जिसमें शरारती तत्वों द्वारा जो है वो भाग निकले और भिंड शहर के अटेर रोड पर रहने वाले आर्मी सूबेदार सुरेंद्र शर्मा अपने परिवार के साथ दंदरौवा से दर्शन करके स्विफ्ट कार से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार शहर में ग्वालियर रोड पर स्वराज एजेंसी के सामने पहुंची, तभी हड़ताल कर रहे लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और गाड़ी में बैठे लोगों के साथ में अभद्रता करते हुए नजर आए और मारपीट भी करने लगे। गाड़ी में बैठी उनकी छोटी बच्ची ने विरोध किया तो उसको भी किसी ने थप्पड़ मार दिया। लोगों ने डीजल लेकर आ रहे टैंकर की भी हवा निकाल दी। आपको बता दें कि हिट एंड रन कानून का विरोध लगातार जारी था, जिसको लेकर एक मामला सामने आया था, जहां पर दर्शन करके लौट रहे एक परिवार की स्विफ्ट कार को रोक लिया गया और कार रोककर उनके साथ अभद्रता भी की गई और साथ ही उनकी बेटी को थप्पड़ भी मारा गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें भिंड की हैं, जहां पर कार रोककर तोड़फोड़ की गई और साथ ही गाड़ी की हवा भी निकाल दी गई है। पूरा मामला भिंड का है, जहां पर बच्ची को भी थप्पड़ मारा गया है। हमारा ऐसे पूछो, आपके साथ में क्या हुआ बेटा? वो कर रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं था। वो मार के गए थे मेरे को। कौन लोग थे? पता नहीं, मुझे नहीं पता। वो वहाँ पीछे खड़े थे, आके ऐसे कांच खुलवाए उन्होंने, ऐसे कर किसी की बात नहीं सुन रहे थे वो। आपको मालूम है कौन कौन लोग थे वो? जानता नहीं, जाते तो अटेर रोड के बंदे हैं कुछ। और मैंने बोला मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, दंदरुआ धाम से आ रहा हूँ, मैं साइड में गाड़ी कर लेता हूँ ना। गाड़ी साइड में करने दी, कांच तोड़ने लग गए, कांच निकाल के ले गए। अंदर फैमिली बैठी है, ये बच्चे इनके गले में हाथ डाल रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन मनाया। आपको बता दें कि निराश्रित भवन में निवासरत वृद्धजनों और मुक्त बधिर बच्चों के बीच में जन्मदिन मनाया गया और इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वृद्धजनों और मुक्त बधिरों बच्चों को फल एवं बिस्किट का पैकेट भी वितरित किया और वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अतुल रमेश पाठक ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति का एक ऐसा ही चमकता चेहरा है जो कभी भुलाया नहीं भूल सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया लाखों लोगों और लाखों करोड़ों लोगों के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और सच्चे जननायक भी हैं। केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिवस के अवसर पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निराश्रित भवन में निवासरत वृद्धजनों के बीच में फल एवं बिस्किट वितरित कर मनाया एवं उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण करके उनका जन्मदिन मनाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे ग्वालियर चंबल संभाग की शान है। रतलाम के इंडस्ट्रियल एरिया में देर रात एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि वेस्ट प्लास्टिक में से ये आग लगी है और आग पर काबू पाने का प्रयास भी लगातार जारी था और लगभग 20 से 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने में काफी टाइम से लगी हुई हैं, लेकिन आग का फिलहाल कोई भी नियंत्रण नहीं हो पाया। पास बना एक मकान भी आग की चपेट में आ गया है। सुरक्षा की दृष्टि से घर के लोगों को बाहर निकालकर घर को खाली भी करवाया गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि रतलाम की हैं, जहां पर आग बुझाने का कार्य लगातार जारी है और रतलाम फैक्ट्री में ये एक भीषण आग लगी है और आग लगने से यहां पर अफरा तफरी मच गई। और आपको बता दें कि जिस कंपनी में आग लगी है वो फैक्ट्री जो थी वो वेस्ट प्लास्टिक में आग लगी हुई है, जिसकी वजह से ये आग काफी ज्यादा फैल गई और रतलाम में फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है और जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम लगातार जारी है। अब तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि रतलाम की हैं, जहां पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है। नर्मदापुरम में जिले में शासन द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ में कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा सोनिया मीना ने भी बुधवार को कलेक्टर में आयोजित मीडिया प्रतिनिधियों के साथ में चर्चा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा की सतत मॉनिटरिंग कर आयोजित कार्यक्रम का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन भी किया जा रहा है ताकि सभी पात्रों और केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। साथ ही मीना ने यह भी कहा कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियों को उजागर करने में मीडिया की अहम भूमिका रहती है। मैंने परसों के दिन ज्वाइन किया है शाम को और उसके बाद हमने सभी जिला अधिकारियों की बैठक ली। डिपार्टमेंट के संबंध में जो उनकी अभी योजनाएं चल रही हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, उसके संबंध में सब अधिकारियों ने अवगत कराया। उसके बाद कल जन सुनवाई थी, तो जन सुनवाई में हमने जनता के साथ इंटरेक्शन किया और उनकी शिकायतों को प्राप्त करके निराकरण के निर्देश दिए। ड्राइवर्स की हड़ताल हमारे लिए एक चुनौती थी, तो उसके संबंध में हमने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग ली और जो भी संबंधित विभाग थे उन सभी के साथ मीटिंग लेके इंश्योर किया कि किसी भी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कमी जिले में ना रहे, निरंतरता बनी रहे, उपलब्धता बनी रहे। आज क्योंकि ड्राइवर्स की हड़ताल भी समाप्त हो गई है तो इसको हम मॉनिटर करते रहेंगे, लेकिन ये अब इतना प्राथमिकता का विषय नहीं रहेगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चोरी या फिर गुम हुए मोबाइल को बरामद कर लोगों के बीच में वितरित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि एसपी संपत उपाध्याय के नेतृत्व में देवास पुलिस द्वारा चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन को ढूंढने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी था। 24 लाख की कीमत वाले 120 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मोबाइल को एसपी कार्यालय में लोगों को वापस भी लौटाया गया और मोबाइल फोन वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार भी जताया है और बताया जा रहा है कि अब तक पुलिस ने लगभग करोड़ों रुपए की अनुमानित कीमत के
गुम हुए मोबाइल फोन लोगों को वापस लौटा दिए हैं। एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने भी बताया कि लोग मोबाइल फोन भूलने के बाद में शिकायत दर्ज करा देते हैं। उनका मोबाइल फोन ढूंढ कर दिए जाने का कार्य भी जारी है और अब तक कई मोबाइल फोन वापस कर दिए गए हैं। पूरा मामला देवास का है, जहां पर पुलिस ने 120 मोबाइल फोन जो हैं वो लौटाए हैं और 24 लाख रुपए इनकी कीमत बताई जा रही है। एसपी कार्यालय में इन्हें वापस भी किया है और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर भारी मात्रा में फोन की बरामदगी हुई है। कुछ फोन स्नैचिंग के बताए जा रहे हैं तो कुछ फोन लोग कहीं पर छोड़कर भूल गए हैं, जिनको एसपी कार्यालय में जो है वहां से बरामद कर वापस लौटा दिया गया। पुलिस ने लौटाए गए मोबाइल फोन 120 लोगों को फोन लौटाए हैं, जिनकी अनुमानित जो कीमत है वो 24 लाख रुपए बताई जा रही है और अभी भी लगातार काम जारी है और जो भी मोबाइल फोन बरामद होते हैं उन्हें, जिनके भी मोबाइल फोन है उन्हें वापस कर दिया जाएगा। और साथ ही ये जानकारी पुलिस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक टीम का गठन किया गया था, जहां पर लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जो था वो लगातार जारी था और पुलिस ने 24 लाख कीमत के 120 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और इसके बाद में ये बड़ी सफलता के बाद लोगों को उनके फोन को वापस भी किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय संपत उपाध्याय सर के द्वारा डायरेक्शंस दिए गए थे कि बड़ी संख्या में लोगों की इस तरह की ग्रीवांस रहती है, शिकायत रहती है कि मोबाइल उनका गाड़ी में छूट गया, गिर गया, उसकी शिकायत की जाती है। जो गुमने की जो शिकायत होती है इसकी पूरा कंपाइलेशन किया गया और पिछले 3 महीने से लगातार साइबर सेल देवास पुलिस इसको ढूंढने में लगी हुई थी और उनको बड़ी सफलता मिली। करीबन 120 मोबाइल फोन का 24 लाख की कीमत के इन लोगों ने बरामद किए हैं, दस्तयाब किए हैं और सभी आज इन लोगों के मूल स्वामी जो हैं उन सबको हमें हम लोग एक बर्थडे सेलिब्रेशन में गए थे पंचवटी में, जो कि देवास में है। वहाँ पर एक हमारे साथ छोटी बालिका थी, उसके पास में फ़ोन था। उसने एक झूले पर फ़ोन रखने के कारण वहाँ पे किसी ने फ़ोन को उठा लिया। वहाँ पर जब हमने दूसरे फ़ोन से उस पर कांटेक्ट करने का कोशिश किया तो वो स्विच ऑफ आ रहा था। देन मैं थाने प्रभारी में आई, वहाँ से मुझे जो जानकारी मिली, जो भी मुझे डिटेल्स मिली कि ऐसा प्रोसेस करिए, तो मैंने एफआईआर करवाया। देन मैंने वेबसाइट पे उसका कंप्लेंट किया। फिर मुझे उसका यस्टरडे खबर मिली कि आप अपना फ़ोन लेकर चले जाइए। कौन सा फोन था, क्या कीमत थी उसकी? मेरा 26,000 का फ़ोन था और उसका Vivo 1819 मॉडल। तो वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों, मंदिरों की भरमार है, जिनकी वास्तुकला खजुराहो से भी कम नहीं है। देश भर में अनेक शिव मंदिर और उनका अपना महत्व है और ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के सलहेया में 10 किलोमीटर दूर नचने ग्राम में स्थित है। आपको बता दें कि महादेव का ये मंदिर अनोखा एवं महत्वपूर्ण भी है। ये मंदिर नचना कुठार जाना जाता है और इस मंदिर में भगवान शिव की पंचांग प्रतिमा भी मौजूद है। भगवान शिव की एक मूर्ति जो है वो 4 रूपों के दर्शन होते हैं। पहला स्वरूप में दूल्हे का है, दूसरे स्वरूप में अर्धनारीश्वर के दर्शन होते हैं और तीसरे समाधि में लीन के दर्शन होते हैं। चौथा स्वरूप विषपान का है। और वैसे तो इस मंदिर में प्रतिदिन लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन सोमवार के दिन, श्रावण मास, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि पर्व पर अन्य प्रदेश के लोग यहां पर आकर भगवान शिव के दर्शन कर धर्म लाभ लेते हैं। और इस परिसर में माता पार्वती का अति प्राचीन मंदिर भी मौजूद है। ये मंदिर गुप्तकाल 5वीं, आपको बता दें कि माना जाता है और इस मंदिर में विशेषता यह भी है कि बिना सीमेंट, रेत, कंक्रीट से बना हुआ है और केवल पत्थरों को तराश कर रखा गया है। ये मंदिर विशाल चबूतरे के ऊपर स्थित है। महादेव का रहस्यमयी चतुर्मगनाथ मंदिर जो है वो प्रतिहार शासन काल में नागरा शैली को शेखर कला से बनाया गया था और साथ ही बिना शेखर का पार्वती मंदिर भी है। और आपको बता दें कि मंदिर में यक्ष, यक्षिकाओं की मूर्ति भी अद्भुत कला को संजोती हुई दिखाई देती है। साथ ही आपको बताते चले कि नए साल के पहले दिन में दूर दूर से सतना, पन्ना जिले के लोग इस मंदिर में पहुंचे और नववर्ष में सदाशिव के दर्शन कर भगवान से मंगल कामनाएं भी की।
चमकनाथ है। नागौर से कितने किलोमीटर दूरी पर है? अच्छा, तो महादेव के दर्शन करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? सुंदर, बहुत अच्छा। मूर्ति के विषय में, प्रतिमा के विषय में महादेव की कुछ कहना चाहेंगे? सर, कहाँ आए हैं आप आज नव वर्ष मनाने? शंभुनाथ। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? शंकर भगवान के दर्शन करने आए हैं। अच्छा, नए वर्ष में सभी से मुलाकात। अच्छा, इस धाम और मूर्ति ये चेहरा प्रतिमा देख के कैसा लगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस यहाँ बहुत वर्षों से यानी कि चल रहा है अच्छा, यानी कि यहाँ इधर मेला लगता है। मूर्ति और धाम के विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत पुरानी मूर्ति है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।